जय हिंद दोस्तों, टारगेट मिशन मधुबन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसको आपने इतना अच्छा प्यार दिया है दोस्तों। और वो जो वीडियो था, पहला वीडियो था, पीपीटी के थ्रू था। उसको आपने इतना अच्छा प्यार दिया है दोस्तों, इतना अच्छा सपोर्ट किया है। उसी से प्रभावित होकर के हमने क्या किया है, दूसरा पीपीटी के थ्रू हमने एक बनाया है प्रैक्टिस सेट। उसको भी क्या करिएगा, आप लोग देखिएगा। और जितना पहले वाले वीडियो को प्यार दिया है दोस्तों, उतना प्यार इसको भी दीजिएगा। और जो शेयर नहीं किया उसको प्लीज़ शेयर करिएगा, ठीक। शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्तों। तो आइए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव अ बिगिन। देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन बताया था, ठीक है। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 21वां नंबर का क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड पे देखिए छपा हुआ है। तो आइए इसको देखा जाए। देखिए तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह है वह मुंबई का प्राकृतिक बंदरगाह है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, जो बंदरगाह बनते हैं वह कहीं ना कहीं तटीय राज्यों पे बंदरगाह बनते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे में भारत बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, तो भारत का ये तटीय राज्य है। 9 राज्य भारत के तटीय राज्य में आते हैं और तटीय राज्य में ही आपको बंदरगाह देखने को मिलते हैं। तो इधर भी बंदरगाह होगा, आपको इधर भी देखने को मिलेगा, आपको यहाँ भी बंदरगाह, यहाँ भी बंदरगाह, यहाँ ये सब तटीय राज्य है ना, ये सब तटीय राज्य है। तो तटीय राज्य पे ही बंदरगाह देखने को मिलते हैं। इसको कहा जाता है पूर्वी घाट, इसको बोला जाता है पूर्वी घाट दोस्तों, ठीक है। और इसको बोला जाता है दोस्तों पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट में यह मुंबई आता है, जिसे प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। और एक प्रश्न और आता है कि भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह, भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह वह है बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह। क्या है दोस्तों? विशाखापट्टनम बंदरगाह, जिसे वाइजैक बंदरगाह भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? वाइजैक है, वाइजैक, ये जेड से बनता है, सॉरी, वाइजैक बंदरगाह होता है। यहाँ देखिए वाइजैक बंदरगाह, यहाँ मैं लिख देता हूँ वाइजैक बंदरगाह, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। और पूछा जाता है पेपर में कि बताइए भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन है। तो देखिए यहीं पे तमिलनाडु है, और तमिलनाडु की जो राजधानी है जिसे कहा जाता है चेन्नई। तो यहीं पे देखेंगे आप लोग दोस्तों, एक है बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह है, और यह भारत का सबसे बड़ा क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। तो चेन्नई जो बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह, यह भारत का क्या है? भारत का सबसे क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। और कृत्रिम का मतलब जानते हैं दोस्तों आप लोग, मैन मेड, जो मानव के द्वारा बनाया गया बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह कहलाता है। ये तो हो गया दोस्तों। और भी प्रश्न आते हैं। सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा प्राकृतिक भी हो गया, और सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह भी हो गया, और चेन्नई बंदरगाह जो कि सबसे बड़ा क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। देखिए यह जो मुंबई बंदरगाह है, यह मुंबई बंदरगाह इतना ज़्यादा लोड इस पर पड़ता था, इसको लोड को कम करने के लिए उसी की बगल में एक बंदरगाह महाराष्ट्र में खोला गया, जिसे कहा जाता है नाहावा सेवा बंदरगाह। क्या कहा जाता है? नाहावा सेवा बंदरगाह कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? नाहावा सेवा बंदरगाह। और यह बंदरगाह आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, और इसका नाम चेंज हो गया है। इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका नाम रिसेंटली चेंज हुआ है, जवाहरलाल पोर्ट के नाम से क्या ये जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मुंबई पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ा था, उसी को कम करने के लिए यह बंदरगाह खोला गया, जिसे कहा जाता है जवाहरलाल बंदरगाह। आई होप सो दोस्तों आप लोग समझ में आ रहा है। यहीं पे एक बंदरगाह एक और है गुजरात में, जिसे कहा जाता है कांडला बंदरगाह। ये पूछा हुआ है, कांडला बंदरगाह गुजरात में, ठीक। तो समझ में। और कोची केरल में भी कोची बंदरगाह है, ठीक। आप आएंगे तमिलनाडु में तूतुकोरिन बंदरगाह है, एन्नौर बंदरगाह है,
चेन्नई बंदरगाह है। आप आएंगे आंध्र प्रदेश में तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में एक मिलता है देखने को पारादीप बंदरगाह। उड़ीसा में एक देखने को मिलता है पारादीप बंदरगाह। और आप आएंगे पश्चिम बंगाल में तो पश्चिम बंगाल में एक दोस्तों देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है क्या, कोलकाता बंदरगाह। तो आई होप सो दोस्तों समझ में आया होगा। और यहाँ पे मुंबई बंदरगाह देखिए यहाँ पे है, इसको ध्यान से क्या करिए दोस्तों देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा जो सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आइए देखिए, भारत का सबसे ऊंचा हवाई पत्तन का मतलब होता है पोर्ट, बंदरगाह। पोर्ट नहीं, एयरपोर्ट बोल सकते हैं। पत्तन का मतलब होता है एयरपोर्ट, इसको आप एयरपोर्ट बोलेंगे, सॉरी एयरपोर्ट बोलेंगे, आप हवाई अड्डा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हवाई अड्डा। आप इसको क्या बोलेंगे? हवाई अड्डा बोलेंगे, हवाई अड्डा। तो भारत का सबसे ऊंचाई ऊंचाई पर स्थित बोल सकते हैं, सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा क्या है? लेह लद्दाख। क्या है? यह लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और इसी की राजधानी क्या है? ये लेह है, यह राजधानी है, राजधानी केंद्र शासित प्रदेश की, ठीक। और कहा जाए भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वह इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, जिसे कहा जाता है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों दिल्ली में। कहाँ देखने को मिलेगा? दिल्ली में, ठीक है। अब आइए, और अगर कहीं विश्व का पूछ दिया आपसे, तो विश्व का अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है, तो आप बताएंगे सऊदी अरब में है किंग फहद हवाई अड्डा। कहाँ पे है? किंग फहद। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? सऊदी अरेबिया में। कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों? सऊदी अरेबिया में। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा सऊदी अरेबिया में, जिसका नाम है क्या दोस्तों? किंग फहद। तो आई होप सो दोस्तों समझ में आ रहा होगा। देखिए विश्व का, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा यानी ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा लेह है, लेह लद्दाख। यह लद्दाख क्या केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी क्या है? लेह है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा दोस्तों इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, देखिए कहाँ पे है? दिल्ली में। और विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा दोस्तों किंग फहद हवाई अड्डा, जो कि क्या है? सऊदी अरेबिया में या सऊदी अरब में। और सऊदी अरेबिया की एक खासियत यह भी है दोस्तों कि ये क्या है? गल्फ कंट्री है। ये तेल की उत्पादकता यहाँ पे सर्वाधिक होती है कि नहीं? खजूर भी यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक। और ये अरब प्रायद्वीप में आता है, अरब प्रायद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है? प्रायद्वीप है। एक कई बार पेपर में पूछा गया है। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो क्या है? तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। आई होप सो दोस्तों समझ में आ रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आए हुए हैं पेपर में, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल, भारत का जो सबसे बड़ा तारामंडल है वह बिरला प्लेनेटोरियम तारामंडल है। कहाँ पे है ये कोलकाता में है। देख लीजिएगा ये तारामंडल, ध्यान से तारामंडल देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तारामंडल है यहाँ पे, ठीक, ये देख लीजिए। और विश्व का पूछा जाए सबसे बड़ा, तो विश्व का हाइड्रा तारामंडल है। विश्व का सबसे बड़ा तारामंडल देखा जाए हाइड्रा तारामंडल, विश्व का सबसे बड़ा तारामंडल देखा जाए तो हाइड्रा तारामंडल है, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो दोस्तों आप लोग समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं फिगर के साथ सारा का सारा मेंशन किया हूँ। अब इससे बेस्ट नहीं मिलेगा आपको, इससे बेस्ट जो होगा आपको नहीं मिलेगा। क्या हो गया इसमें? सॉरी दोस्तों। हाँ आइए देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल दोस्तों, ये भारत का तो है ही, या विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है? युद्ध स्थल है, जिसे कहा जाता है क्या? सियाचिन ग्लेशियर। क्या कहा जाता है? सियाचिन ग्लेशियर। यह 72 किलोमीटर क्या है जी? ऊंचा है ये, ठीक है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी के पास है ये सियाचिन ग्लेशियर। और काराकोरम पर्वत श्रेणी की पहली सबसे ऊंची चोटी जो है वह केटू गाडविन ऑस्टिन है,
8611 मीटर है, जो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, जिसे कहा जाता है काराकोरम। और देखिए यह जो है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान और भारत का क्या है, विवादित स्थल है। ये भारत और पाकिस्तान का क्या है दोस्तों, विवादित स्थल है। क्या है, विवादित स्थल है ये। यहाँ भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं रहती हैं, विवादित स्थल है। ठीक है, इसको क्या किया था 1972 में जब लड़ाई लगी थी भारत और पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान वालों ने क्या कर लिया था, इस सियाचिन को अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, फिर क्या हुआ 1984 में भारतीय सेना के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा या भारतीय सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसे कहा जाता है ऑपरेशन मेघदूत। हाँ, ऑपरेशन जिसे कहा जाता है दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। और इसी ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारत ने क्या किया, इस पुनः सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में कर लिया और इस पे क्या है, अपनी सेना को क्या किया है, स्थापित है। और देखिए सियाचिन बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे। देखिए दोस्तों कितना बर्फ, यहाँ साल भर बर्फ से हमेशा बरसों भर बर्फ जमा रहता है यहाँ पे, तो सियाचिन ग्लेशियर। और देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में है ये, और यहाँ पे और भी ग्लेशियर देखने को मिलता है, जिससे बाल्टोरा है, बाल्टोरा ग्लेशियर। आप देखेंगे हिस्पर भी मिलेगा देखने को, हिस्पर भी मिलेगा, और बैफो भी देखने को मिलेगा, बैफो। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान दीजिएगा, सियाचिन के बाद बाल्टोरा भी है, हिस्पर भी है और बैफो भी है। आई होप सो दोस्तों समझ में आ रहा है। तो आइए आगे देखा जाए। और ये विवादित स्थल है भारत और पाकिस्तान का। इसको 1972 में क्या किया, कर लिया गया था, सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। फिर भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया 1984 में, जिसे कहा जाता है ऑपरेशन मेघदूत। और इसी ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारत ने क्या कर लिया, इसको पुनः अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं आगे। देखिए आइए दोस्तों, देखिए डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी, जब डेल्टा नहीं बनाएगी दोस्तों तो कहीं ना कहीं एस्चुरी बनाएगी ना। तो देखिए हमने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि भारत की दो ऐसी सबसे बड़ी नदी हैं जिसे कहा जाता है कि डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती हैं। ये दोनों नदी क्या बनाती हैं, डेल्टा न बना करके यह बनाती है एस्चुरी, एस्चुरी। ठीक है, एस्चुरी का मतलब होता है ज्वार नदमुख। क्या होता है दोस्तों, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, ऐसे हमने लिख दिया ज्वार नदमुख। यानी ज्वार नदमुख का मतलब ये होता है जो नदी अरब सागर में गिरती है ना, तो जहाँ इसका मुहाना होता है, मुहाना पे गड्ढा नुमा आकृति बना देती है, जिसको कहा जाता है क्या, एस्चुरी। और इस एस्चुरी में आप कृषि कर नहीं सकते क्योंकि गड्ढे में कृषि नहीं होती है। तो देखिए इस नर्मदा नदी के बारे में सुनिए, आप बताया था हमने, इस नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है इसको, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। या हाँ, इसको चंचल नदी भी कहा जाता है, चंचल नदी, या इसको मध्य प्रदेश की रेवा नदी भी कहा जाता है, रेवा नदी भी। और जानते हैं आप लोग कहाँ से निकलती है, यह निकलती है, हाँ, ये विंध्याचल पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे कहा जाता है अमरकंटक की पहाड़ी। कहाँ से निकलती है दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र गुजरात होते हुए खंबाती खाड़ी होते हुए गिर जाती है कहाँ पे, अरब सागर में, जिससे क्या बनाती है यह, हाँ, एस्चुरी बनाती है। इतना तो हो गया दोस्तों। नर्मदा ताप्ती देखिए, और यह एक ऐसी नदी है, दोनों नर्मदा और ताप्ती क्या भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, भ्रंश घाटी से होकर क्या होती है, भ्रंश घाटी, सॉरी भ्रंश हमने गलत लिख दिया, यहाँ मैं लिखता हूँ भ्रंश, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी से होकर के क्या होती है, बहती हैं, बहती हैं। तो आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, इसे चंचल नदी या रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चंचल नदी इसलिए कहा जाता है, देखिए जीवन रेखा भी कहा जाता है, चंचल या रेवा नदी भी कहा जाता है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश में जब सिंचाई की बात आती है तो सिंचाई के लिए भी काफ़ी उपयोगी नदी है, लेकिन जब बाढ़ की बात आती है तो बाढ़ के लिए भी क्या है, ये सबसे खतरनाक मानी जाती है। इसलिए क्या, इसे चंचल नदी या रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक जानते हैं आप लोग विंध्याचल पर्वत है और यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत है,
और यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दूसरी शाखा आती है तो इसी में आकर के फंस जाती है, इसी में क्या होती है, आकर के फंस जाती है, तो खूब वर्षा कराती है। तो वर्षा कराती है तो कहीं ना कहीं नर्मदा यहीं से तो निकली है ना, नर्मदा नदी यहाँ से निकली है, यहाँ से। जब नर्मदा नदी यहाँ से निकली है तो बारिश में इसी नर्मदा नदी में इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि शहरों की तरफ जब ये मूव करती है तो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, उस मध्य प्रदेश में वर्षा देखने को मिलता है, जिस कारण इसे चंचल नदी या रेवा नदी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और इसे जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सॉरी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखिए, सबसे गहरी नदी घाटी। गहरी नदी घाटी का मतलब ये है कि देखिए, आप जानते हैं भागीरथी नदी और अलकनंदा, इन्हीं की दोनों संगम को कहा जाता है देवप्रयाग। इन्हीं दोनों संगम को कहा जाता है देवप्रयाग। और देवप्रयाग जहाँ पे संगम होता है यहीं से गंगा का क्या है, गंगा माना जाता है। क्यों? क्योंकि भागीरथी जो है ना, यह गंगोत्री हिमानी से निकलती है, या उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से। ठीक है दोस्तों, और यह उत्तराखंड में एक हिमानी है जिसे कहा जाता है दोस्तों सतोपथ हिमानी। क्या कहा जाता है? सतोपथ हिमानी। कौन सी हिमानी है? सतोपथ हिमानी। तो उत्तराखंड में एक गंगोत्री हिमानी है और उत्तराखंड में ही एक हिमानी है जिसे सतोपथ हिमानी। इस गंगोत्री हिमानी से भागीरथी निकलती है और इससे अलकनंदा निकलती है। इन दोनों का संगम उत्तराखंड के देवप्रयाग में होता है और वहीं से ये क्या है, गंगा के नाम से जानी जाती है। तो आई होप सो दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देवप्रयाग। और आगे बढ़ते हुए, और जानते हैं आप लोग उत्तराखंड होते हुए आती है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश होते हुए जाती है बिहार में, बिहार से जाती है 40 किलोमीटर झारखंड में, झारखंड के बाद जाती है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में क्या करती है, फरक्का एक जगह है, एक जिला है। ठीक है, उसी फरक्का में क्या करती है दोस्तों, या दो भागों में बढ़ जाती है। एक जो होती है जिसे हुगली कहा जाता है और एक गंगा या भागीरथी का नाम दिया जाता है। तो गंगा या भागीरथी जो होती है वो जाती है जब बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और पद्मा के रूप में आगे बढ़ती है। और जब ये देखेंगे आप लोग, चोंगयुंगडुंग एक हिमनद है मानसरोवर झील के पास, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। वह ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में आप जानते हैं सांगपो कहा जाता है। ठीक, जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो उसको दिहांग कहा जाता है, असम में आती है तो उसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और असम के घाटी होते हुए जब आती है यहाँ पे बांग्लादेश में तो बांग्लादेश में से जमुना कहा जाता है, और जमुना से होते हुए जब आती है मिलती है पद्मा से, तो उसी पद्मा, वही दोस्तों पद्मा और प्लस जमुना, पद्मा प्लस जमुना का जो संगम होता है उसी को बोला जाता है दोस्तों मेघना। और मेघना के रूप में क्या करती है दोस्तों, बाहर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो क्या पद्मा का मूल रूप क्या था? पद्मा का मूल रूप तो गंगा था ना दोस्तों, और जमुना का मूल रूप क्या था दोस्तों? ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्रा। तो बताइए इस गंगा और ब्रह्मपुत्र पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है कि नहीं बनता है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। और यहीं पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, या डेल्टाई वृक्ष पाया जाता है, या ज्वारीय वृक्ष पाया जाता है, या दलदली वृक्ष पाया जाता है, और यहीं पे मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। और एशियाई शेर के लिए क्या है, ये विख्यात है। सुंदरबन का डेल्टा सुंदरी नामक वृक्ष के कारण क्या है, मशहूर है। तो आप जानते हैं दोस्तों, ये सब तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आइए देखिए अगला प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान देखिए। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम का मतलब होता है कि मानव के द्वारा बनाया गया हुआ, मानव के द्वारा या मानवकृत भी बोल सकते हैं इसको, मानवकृत या मानव के द्वारा बनाया गया झील क्या कहलाता है? कृत्रिम झील कहलाता है, कृत्रिम। तो देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये भारत की सबसे बड़ी क्या है, कृत्रिम झील है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है बना है ना, ये देखिए ध्यान से, ये डैम बना है, अरे सॉरी डैम कह रहा हूँ, झील बना है, और इस पर डैम भी बना है। देखिए यहाँ डैम भी बना हुआ है। देखिए ये जानते हैं कहाँ पे, ये छत्तीसगढ़ भारत का राज्य है, और उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसे कहा जाता है सोनभद्र जिला, ये उत्तर प्रदेश में है, और ये छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश। इन्हीं के तट पे, इन्हीं के किनारों पे या दोनों को टच करके ये बना हुआ है गोविंद बल्लभ पंत सागर। और जिस नदी पे है ये, जिसे कहा जाता है रिहंद नदी,
किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है दोस्तों। और ये पेपर में आया है, जो रिहंद नदी है यह सोन नदी की सहायक है, उपनदी भी बोल सकते हैं, या सोन की उपनदी या सहायक नदी भी बोल सकते हैं दोस्तों। किसकी है? सोन की, हाँ सोन की उपनदी है। तो ये हो गया दोस्तों। तो देख लीजिए भारत की सबसे बड़ी क्या? कृत्रिम झील। अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आप जानते हैं दोस्तों, बुलर झील है ना। बुलर झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है, बुलर झील है। और इसी बुलर झील पे आप जानते हैं एक परियोजना है जिसे कहा जाता है दोस्तों तुलबुल परियोजना। क्या कहा जाता है जी? तुलबुल परियोजना। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है दोस्तों। अब भारत में एक आप जानते हैं लोनार झील भी है। क्या है? हाँ लोनार झील, महाराष्ट्र में लोनार झील है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका। अब भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर एक स्थित झील है जिसे कहा जाता है चोलामू झील, वह सिक्किम में है, ठीक है। हाँ भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है जिसे कहा जाता है दोस्तों चोलामू। और यह चोलामू जो है दोस्तों यह आपको देखने को मिलेगा सिक्किम राज्य में, ठीक है, सिक्किम राज्य में देखने को मिलेगा। और दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में आप जानते हैं दोस्तों मणिपुर है। मणिपुर में एक जानते हैं दोस्तों लोकटक झील है। कौन सा झील है? मणिपुर में लोकटक झील, लोकटक झील है। कौन सी झील है दोस्तों? मणिपुर में लोकटक झील है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, लोकटक झील है, ध्यान से पढ़िएगा, लोकटक झील है मणिपुर में, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी क्या है? मीठे पानी की झील है। यह पूर्वोत्तर भारत की, नॉर्थ ईस्ट की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों। ध्यान से पढ़िएगा, मीठे पानी की झील है, ठीक है, मीठे पानी की क्या है? झील है। और इसी लोकटक झील में आप जानते हैं एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कहा जाता क्या? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? लोकटक, मणिपुर में है। कहाँ पे? मणिपुर में। और दोस्तों मणिपुर में आप जानते हैं एक फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, संगाई फेस्टिवल। क्या मनाया जाता है? संगाई फेस्टिवल। कहाँ पे? मणिपुर में। कौन सी झील है? लोकटक झील। और इसी लोकटक झील में आप देखेंगे एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कहा जाता है क्या? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और भारत का मात्र एक है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ आइए, ये बेस्ट क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन। देखिए भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? यहाँ क्वेश्चन हमने मेंशन नहीं किया, हमने फिगर में डाल दिया इसको। देखिए यहाँ पे ये बना है ये नदी। तो भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है जिसे कहा जाता है क्या? कोसी नदी। और इस कोसी नदी के बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। यह जो है नेपाल से निकलती है और नेपाल से निकलते हुए आती है जब बिहार में, तो इतनी ज़्यादा मार्ग बदलती है। और मार्ग बदलने के कारण और उस राज्य में देखेंगे बिहार में बाढ़ की समस्या भी उत्पन्न कर देती है, जिस कारण इसे बिहार का क्या कहा जाता है? कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहा जाता है। बिहार का शोक या इसको बिहार का अभिशाप कहा जाता है। अभिशाप, ठीक है, बिहार का अभिशाप कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। आइए एक और नदी देखने को मिलता है आप लोगों को, उसको ध्यान से देखिएगा, आप पढ़िएगा। देखिए पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे एक नदी है जिसे कहा जाता है दामोदर नदी, ठीक है दोस्तों। एक नदी है जिसे कहा जाता है दोस्तों दामोदर नदी। कौन सी नदी है? इसे पश्चिम बंगाल का अभिशाप या शोक कहा जाता है। इसे पश्चिम बंगाल का क्या कहा जाता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। अभिशाप, पश्चिम बंगाल का अभिशाप या शोक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, शोक कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा मन से, ठीक। तो देख लीजिए नदी है, ध्यान से। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो देख रहे हैं इसको क्या करिएगा? शेयर भी करिएगा। देखिए भारत का सर्वोच्च सम्मान आप जानते रहिए, भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न है ना।
भारत का क्या है, सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न है। देखिए ध्यान से, भारत रत्न, और ये बना भी है, फिगर देख लीजिए दोस्तों, ये फिगर बना भी है, ध्यान से देखिएगा, ये फिगर मैंने बनाया भी है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो इसके स्थापना कब हुआ था दोस्तों, स्थापना ध्यान से देखिएगा, स्थापना हुआ था दोस्तों 2 जनवरी, इसका स्थापना जो हुआ था दोस्तों 2 जनवरी 1954 को। कब स्थापना हुआ था दोस्तों भारत रत्न का, 2 जनवरी 1954 को। और उस तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये क्या भारत रत्न, हाँ ये इसका स्थापना हुआ था। और लास्ट आप देखेंगे एक समय 3 लोगों को दिया गया था 1954 में, ठीक है। वेंकट रमन को दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में, हाँ राजा गोपालाचारी को भी दिया गया था, ठीक है। और एक लोगों को दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। किसको दिया गया था दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, वेंकटेश को दिया गया था, और एक जो थे राजा गोपालाचारी को दिया गया था। 3 लोगों को एक साथ दिया गया था, कब, 54 में। अब देखिए, अब पूछा जाता है 2000 लास्ट कब दिया गया है दोस्तों, लास्ट दिया गया है भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया है एक ही साथ। यह जो है ये सम्मान जो है ये सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, ठीक है। हाँ 2019 में, तो 2019 में जो दिया गया 3 लोगों को दिया गया दोस्तों, 3 लोगों को हमने बताया भी है। पहला दिया गया है प्रणब मुखर्जी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रणब मुखर्जी को 2019 में, प्रणब मुखर्जी, यहाँ थोड़ा इरर हो गया मेरे से, आइए प्रणब मुखर्जी यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, प्रणब मुखर्जी। और दूसरा देखेंगे दोस्तों नाना देशमुख को, और तीसरा दिया गया था भूपेन हजारिका को, ठीक है। इन दोनों को मरणोपरांत दिया गया है, इन दोनों को मरणोपरांत यानी मरने के बाद मिला, उसको कहा था मरणोपरांत दिया गया है, और इनको तो ऐसे दिया गया था, ठीक है। तो 2019 में भारत रत्न दिया गया। भूपेन हजारिका को जानते हैं आप लोग, ये असम से बिलोंग करते थे, और नाना देशमुख ये बहुत ही ये समाज सेवी थे, और जानते ही ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी। आगे आइए, स्थापना भारत रत्न 2 जनवरी 1954 को किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितने लोगों को पहली बार दिया गया था, 3 लोगों को पहली बार दिया गया था, लिख सकते हैं आप लोग वेंकट रमन को, राजा गोपालाचारी को, और तीसरा जो दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, राधाकृष्णन को दिया गया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देख लीजिए दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए दोस्तों, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान देख लीजिए दोस्तों, यहाँ बना है परमवीर चक्र। ये गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है, जो देश के लिए अपनी जान निछावर कर देते हैं उनको ये दिया जाने वाला क्या है, सम्मान है, जिसे कहा जाता है क्या, परमवीर चक्र, ठीक है दोस्तों। तो कई लोगों को दिया जाता है, एक बार में एक लोगों को नहीं दिया जाता है, कई लोगों को दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखा जाए, देखिए इसका स्थापना हुआ था जो 26 जनवरी, इसकी स्थापना जो हुआ है 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। देख लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ा जाए, देख लीजिए, आगे आइए, आगे देखिए। भारत की सबसे लंबी नदी, आप जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया, ये दक्षिण भारत यहाँ होना चाहिए, दक्षिण भारत यहाँ होना चाहिए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की लंबी नदी क्या है, गोदावरी नदी है। लेकिन अगर टोटल ओवरऑल पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी, अगर मैं ऐसे बोल दूं सिर्फ भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा नदी ना, भारत की सबसे लंबी नदी, तो आंसर में आप लगाएंगे क्या, गंगा नदी ना, आंसर में क्या लगाएंगे, गंगा नदी। और इसे 2008 में जानते हैं
राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है था, ठीक है, 2008 में। ये 28 जिलों से होकर क्या करती है, 28 जिलों से होकर के बहती है। कितने जिलों से, 28 जिलों से होकर के बहती है दोस्तों, 28 जिलों से होकर के बहती है ये नदी, ठीक। देखिए यहाँ पे 28 जिलों से होकर के। और गोदावरी नदी, इस गोदावरी थोड़ी सी देखिएगा आप लोग, ये गोदावरी नदी है, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ये दक्षिण भारत की, ये दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा, वृद्ध या इसको बूढ़ी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा, ठीक है, या दक्षिण गंगा के नाम से क्या कहा जाता है, जाना जाता है। इसकी जो है सहायक नदी है पेनगंगा है, प्राणहिता है। इसकी सहायक नदी है, सहायक नदी, इसकी सहायक नदी है पेनगंगा है, पेनगंगा, प्राणहिता है, ठीक है। और भी जो इंपॉर्टेंट नहीं, यही दो इंपॉर्टेंट है। तो गोदावरी नदी देख लीजिएगा आप लोग। दक्षिण भारत की क्या है, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है, या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत की। लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी है जो क्या है, गंगा नदी। 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। ये 28 जिलों से होकर क्या करती है, यूपी के 28 जिलों से, सॉरी, यूपी के 28 जिलों से होकर के बहती है, 28 जिलों से होकर के बहती है, ठीक है। और सर्वाधिक लंबाई देखेंगे आप लोग यूपी में है, और सबसे कम इसकी लंबाई है कहाँ पे, यहाँ पे, अरे यहाँ सॉरी बिहार नहीं है, बिहार के बगल में जो झारखंड है, झारखंड में 40 किलोमीटर इसकी लंबाई है, सिर्फ 40 किलोमीटर जो है यह झारखंड में बहती है। तो ये तो हो गया दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ से, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी देख लीजिएगा ध्यान से दोस्तों। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जिसे कहा जाता है क्या, यमुना नदी, यमुना नदी। यह भी किसी के ना किसी की सहायक नदी है ना, इसकी भी सहायक नदी है, इसकी भी सहायक आपको 3 या 4 नदी देखने को मिलेगा। देखिए इसमें लिखा भी है, देखिए एक आता है चंबल, एक आता है चंबल, एक आता है बेतवा, चंबल बेतवा केन, ठीक है, चंबल बेतवा केन। ये क्या है, किसकी है सहायक नदी, यमुना की। 3 नदी आज तक पूछा ही है, इसके अलावा पूछता ही नहीं है। 3 नदी पूछा ही है कि यमुना के 3 सहायक नदी बताइए, चंबल बेतवा केन, चंबल बेतवा केन, याद कर लीजिएगा, चंबल बेतवा केन, ठीक है बात। और यह यमुना किसकी सहायक नदी है, यह जो है गंगा की सहायक नदी है। यह क्या है, गंगा की सहायक नदी है, यह गंगा की क्या है, सहायक नदी है, ठीक है। यह निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम जो है यह उत्तराखंड के बंदरपूछ या यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह उत्तराखंड के बंदरपूछ या यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और आगे बढ़ते हुए ये आती है, जानते हैं कहाँ पे, जब उत्तर प्रदेश में आती है तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में यह किससे मिल जाती है, यह मिल जाती है गंगा यमुना, हाँ ये गंगा से सरस्वती मिलती है, जहाँ पे संगम होता है 3 नदियों का, ठीक। ये देख लीजिए ध्यान से। आइए आगे देखिए दोस्तों, हाँ ये दोस्तों देखिए, ये भारत का सबसे विशाल स्टेडियम, देखिए भारत का सबसे विशाल स्टेडियम ये था, लेकिन ये क्या हो गया है, ये हट गया है। यह विशाल स्टेडियम इस समय नहीं है। अब इस समय जो विशाल स्टेडियम हो गया वह क्रिकेट का स्टेडियम है, जिसे कहा जाता है नरेंद्र मोदी। इसका सबसे पहले सुनिए नाम क्या है, जब ये बना था तो इसका सबसे पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम। इसका नाम क्या था, मोटेरा स्टेडियम। इसका पहले नाम क्या था, मोटेरा स्टेडियम। फिर बाद में इसका नाम पड़ा सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम। इसका बाद में फिर नाम क्या पड़ा, सरदार वल्लभ भाई, इसका नाम पड़ा सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, क्या नाम पड़ा था, पटेल स्टेडियम। उसके बाद जब मोदी जी गए वहाँ पे तो उसके बाद से अपने नाम पे क्या कर लिया, उद्घाटन किया, तो इनके नाम पे चेंज हो गया ये। अब इस समय वर्तमान में जो नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस समय वर्तमान समय में इसका नाम हो गया है, ठीक है दोस्तों। इसका पहले नाम क्या था जब ये बना था, मोटेरा स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। उसके बाद से वर्तमान समय में जो नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। विश्व का क्या है, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। इसकी जो क्षमता है
दोस्तों इसकी जो क्षमता है ना 1,30,000 की क्षमता है। 1,30,000 की कैपेसिटी है, क्षमता है इसकी। ठीक है दोस्तों, और इसके पहले जो था, जब ये बना नहीं था तो इसके पहले था ऑस्ट्रेलिया का MCG। ऑस्ट्रेलिया का क्या था? ऑस्ट्रेलिया का MCG था। ऑस्ट्रेलिया का MCG जिसे कहा जाता है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है दोस्तों, जिसकी कैपेसिटी है 1,10,000, जिसकी कैपेसिटी है 1,10,000। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, 1,10,000। तो इस सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे विशाल या सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। अब इसका नाम क्या हुआ? अब इस समय वर्तमान में नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। आई होप सो दोस्तों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे आइए। ये देखिए, ये बेस्ट क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म क्या है? गोरखपुर ना, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो फिगर आ गया है दोस्तों, यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म का फिगर आ गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, वो बाय मिस्टेक हो गया मेरे से। ये हावड़ा रेलवे स्टेशन है। ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? रेलवे स्टेशन है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म पूछ दे। देखिए, प्लेटफॉर्म में स्टेशन में अंतर है। अगर प्लेटफॉर्म पूछा जाए तो प्लेटफॉर्म तो यही है ना, प्लेटफॉर्म तो ये हो गया, लेकिन अगर स्टेशन पूछा जाए तो ये स्टेशन है। इसको क्या बोलेंगे? ये स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। ठीक, और देखिए अभी वर्तमान समय में देखेंगे कर्नाटक में क्या है? हुबली है। हुबली रेलवे स्टेशन को इस समय यह क्या किया है? इसको गोरखपुर प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ दिया है। अभी वर्तमान समय में देखेंगे कर्नाटक, भारत सरकार मान्यता दे दी है। कर्नाटक में हुबली रेलवे स्टेशन है, जो हुबली वर्तमान समय करंट का है, ये हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली जो रेलवे स्टेशन है, इसे क्या दिया गया है? सबसे भारत का सबसे, यानी विश्व का, एशिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। क्या है ये? या एशिया का क्या है? या एशिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन होगा। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन होगा। स्टेशन क्या होगा जी? यह होगा कौन सा? कर्नाटक में हुबली है, हुबली रेलवे स्टेशन। ठीक है दोस्तों, आई होप सबसे बड़ा पूछा जाए भारत का, तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, लेकिन भारत का सबसे ये मैं स्टेशन लिख रहा हूँ, यहाँ प्लेटफॉर्म होगा ना, यहाँ प्लेटफॉर्म होगा, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, यहाँ प्लेटफॉर्म होगा ना, ये स्टेशन तो है ही, प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, वो बाय मिस्टेक हो गया था, ये हो गया था मिस्टेक। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, कर्नाटक में हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आप जानते हैं मासिनराम मेघालय। कहाँ पे है? ये नॉर्थ ईस्ट में है, मेघालय में। देखिए 3 पर्वत है, ऐसे हैं और ऐसे हैं और ऐसे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको कहा जाता है गारो। ठीक है दोस्तों, गारो। इसे कहा जाता है खासी। ठीक है दोस्तों, इसे कहा जाता है जयंतियाँ, गारो, खासी, जयंतियाँ। इसी में जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून जाती है दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जाती इस तरीके से, तो आकर क्या हो जाती है? फंस जाती है, जिससे विश्व में सर्वाधिक मासिनराम मेघालय में क्या होता है? वर्षा होता है। ठीक है, पूरे विश्व में। इससे पहले नाम था चेरापूंजी था। ठीक है, लेकिन ये पर्वत को इतना काटती है जलवायु, काटते ये चेरापूंजी को छोड़ करके ये आ गई है मासिनराम मेघालय में। और मेघालय में विश्व का सबसे ज़्यादा क्या होता है? वर्षा होता है, क्योंकि गारो, खासी, जयंतियाँ की पहाड़ी हैं और इसी में जाके जलवायु क्या हो जाती है? फंस जाती है मानसून। ठीक, और गारो, खासी, जयंतियाँ के नाम से आप जानते हैं यहाँ पे जनजाति भी निवास करती है। कहाँ पे? मेघालय में। तो आइए देखा जाए अगला प्रश्न। ये देखिए,
भारत का सर्वाधिक शहरी वाला राज्य, भारत का सर्वाधिक शहरी वाला राज्य, तो भारत का जो सर्वाधिक शहरी वाला राज्य क्या है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में आप देखेंगे मुंबई है, मुंबई में सर्वाधिक शहरी विकास होती है। हाँ, शहरी वाला राज्य सर्वाधिक देखा जाता है तो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र मुंबई में ज़्यादा लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। और देखा जाए सबसे कम शहरी वाला राज्य जो है वो आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश। क्या है? सबसे कम उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा गांव के लोग निवास यहीं करते हैं, गांव के यहीं के लोग निवास करते हैं सबसे ज़्यादा। रूरल या गांव सबसे ज़्यादा यहीं है। हाँ, गांव में निवास करने वाले सबसे ज़्यादा, गांव में निवास करने वाला सबसे ज़्यादा जो है वह यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य किस एरिया का मतलब होता है दोस्तों? इसको हिंदी में कहा जाता है क्षेत्रफल। क्या बोला जाता है दोस्तों? क्षेत्रफल। तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य क्या है? राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य क्या है? राजस्थान है। तो सबसे छोटा, अगर सबसे बड़ा ये हो गया राजस्थान, तो सबसे छोटा देखा जाए दोस्तों, सबसे छोटा देखा जाए दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पे गोवा है ना। सबसे छोटा क्या है? गोवा है। अगर जनसंख्या के आधार पे देखा जाए दोस्तों, जनसंख्या के आधार पे देखा जाए देखा जाए दोस्तों, तो सबसे बड़ा यहाँ मैं लिखता हूँ सबसे बड़ा दोस्तों, और यहाँ मैं लिखता हूँ सबसे छोटा दोस्तों। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे बड़ा क्या है जनसंख्या के आधार पे? उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम का है, सिक्किम में है। देखिए दोस्तों, तो एरिया के आधार पे सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल, हाँ क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान, सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला क्या है? गोवा है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर देखा जाए दोस्तों, तो सबसे बड़ा राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य क्या है? सिक्किम है। आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, हाँ भारत का सबसे बड़ा जिला क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है ना दोस्तों, तो क्षेत्रफल के आधार पर बता दीजिए। एरिया, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पे क्या है? सबसे बड़ा कच्छ है। कच्छ, यह गुजरात में देखने को मिलेगा। कच्छ की खाड़ी यही है ना, कच्छ का रण भी कहा जाता है। कच्छ की खाड़ी, कच्छ की रण यहीं पे गुजरात में। आज सबसे छोटा देखा जाए, सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पे देखा जाए दोस्तों, तो पुडुचेरी में माहे है। पुडुचेरी में क्या है दोस्तों? माहे। यह आपको देखने को मिलेगा, पुडुचेरी का माहे है। पुडुचेरी में क्या है दोस्तों? माहे। क्या है? माहे। सबसे क्या है? छोटा जिला। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आइए बेस्ट क्वेश्चन है। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन ये वंदे भारत है। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया बना है, ये फिगर में देखिएगा आप लोग। यहाँ फिगर में हमने दिखाया, डिनोट भी किया है। भारत का सबसे तेज चलने वाला ट्रेन वंदे भारत। इसको इंजन लेस ट्रेन भी कहा जाता है। ये वंदे भारत को पहले किस नाम से जाना जाता था? इससे पहले जो कहा जाता था ट्रेन 18 कहा जाता था। इसको सबसे पहले दोस्तों, हाँ इसको पहले देखिएगा, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? इसको पहले कहा जाता था टी का मतलब ट्रेन। इसको ट्रेन 18 का दर्जा, हाँ ट्रेन 18 से बना था। और कहाँ पे बना था दोस्तों? ये बना था जानते हैं कहाँ पे? चेन्नई में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। मैं लिख देता हूँ सॉरी इंग्लिश में ही लिख देता हूँ दोस्तों, हिंदी में तो कोई वो नहीं है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यह देखने को मिलेगा आपको चेन्नई में। कहाँ पे है ये चेन्नई में, चेन्नई, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है दोस्तों ICF। और आप देखेंगे इसी ट्रेन 18 है ना, यहीं पे लिखा होगा ये ICF, यहीं पे लिखा होगा ICF, यहाँ पे लिखा होगा ICF इसी के सामने। तो कहाँ पे है ये ICF? चेन्नई। कौन बनाई है इसको? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कहाँ पे है? चेन्नई में। और देखिए
यह जो पहली बार जो वंदे भारत एक्सप्रेस बनी थी ना, यह भारत की सबसे तेज चलने वाली, ठीक है, इसकी जो ये 180 किलोमीटर प्रति आवर, जो कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी, या बनारस से लेकर के, BSB का मतलब होता है बनारस से लेकर के NDLS है, न्यू दिल्ली कहा जाता है NDLS को, ठीक है दोस्तों, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, NDLS न्यू दिल्ली। तो कहाँ से, बनारस से BSB, अरे बनारस से न्यू दिल्ली, बनारस से न्यू दिल्ली कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चलती है, 1 घंटे में 80 किलोमीटर, 1 घंटे में 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, ट्रिनिटी ने, किसने बनाया, ICF ने। कौन बनाया, ICF। कहाँ है इसका, कहाँ पे है ये मुख्यालय इसका, चेन्नई में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इसका पहले नाम क्या था, ट्रिनिटी, ठीक है। आइए आगे आइए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी, देखिए यहाँ पे आ गया, गंगा नदी। भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी दोस्तों, देख लीजिए। आप जानते हैं गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, सबसे पहले तो गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से, ये तो गंगोत्री हो गया, ये तो यमुना है ना, ये तो यमुना है। यहाँ से देखिए, ये गंगोत्री एक यहाँ से निकलती है और एक सतोपथ हिमानी से निकलती है। ये आ करके कहाँ पे होता है संगम इसका, फिगर में सही नहीं दिया है, ठीक है, ये फिगर में आपको सब समझ में नहीं आएगा, लेकिन सहायक नहीं। देखिए गंगा, अभी हमने बताया था कि यहाँ पे अलकनंदा, देखिए यहाँ से भागीरथी, अभी बताया था हमने आप लोगों को, एक बार और बताता हूँ, भागीरथी, अलकनंदा, देखिए ध्यान से, यह जो है यह निकलती है, आप जानते हैं एक हिमानी है जिसे कहा जाता है गंगोत्री, भागीरथी, ठीक है, ये गंगोत्री हिमानी से निकलती है दोस्तों, गंगोत्री से, ठीक है। और एक ये निकलती है सतोपथ हिमानी से, अभी बताया था हमने सतोपथ हिमानी। और इन दोनों का संगम कहाँ होता है दोस्तों, देवप्रयाग में होता है, देवप्रयाग में, ठीक, देवप्रयाग में। एक पंचप्रयाग में एक आता है देवप्रयाग, और यहीं से गंगा के रूप में क्या करती है दोस्तों, आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ेंगी तो तमाम सहायक नदी है, देखिए एक, रामगंगा सहायक नदी है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा। तो कहीं ना कोई ऐसे है ना दोस्तों, तो इसको कहेंगे क्या, इसको बायां तट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको कहेंगे बायां तट। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे आप बायां तट, सॉरी क्या कहेंगे दोस्तों, बायां तट। और इसको क्या कहेंगे दोस्तों, दायां तट। क्या कहेंगे दोस्तों, दायां तट, ठीक। तो बाएं तट से कौन कौन सी नदी मिलती हैं, तो ये प्रश्न आया है कई बार कि गंगा में बाएं तट से कौन सी नदी मिलती है, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब बाएं तट से मिलती है। दाएं तट से कौन कौन सी मिलती है, देखिए सबसे पहले देखिए, ये यमुना है ना, ये यमुना नदी है, ये आकर के प्रयाग में मिलती है। तो चंबल, देखिए चंबल, यहाँ एक नदी है छोटी सी, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यह क्या है, यह यमुना की सहायक नदी है, ये मिल जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो दाएं तट से मिलती है गंगा में, यह टोंस नदी है या सोन नदी है, ठीक है, टोंस नदी है और यह सोन नदी है, टोंस नदी है, सोन नदी है। तो आई होप सो दोस्तों आप लोग समझ में आया है, ध्यान से देखिएगा। भागीरथी, ये क्या है, भागीरथी नदी एक धारा है, अलकनंदा क्या है, एक धारा है। ये आकर के दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में गंगा के रूप में आगे बढ़ती हैं। और रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये बाएं तट से मिलती है और दाएं तट से मिलती है। ये देखिए यमुना के, यमुना हो गया, टोंस हो गया, सोन हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये मिलती है आपके दाएं तट से। तो दोस्तों यही 20 क्वेश्चन था, ठीक है। इसके पहले ये पार्ट 2 था, इसको आप देखिएगा, पार्ट 2 को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया दोस्तों, ये पार्ट 2 है, इसको भी क्या करिएगा आप प्यार दीजिएगा। मैं ऐसा करता हूं दोस्तों कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा है तो इसको क्या करिएगा, शेयर भी करिएगा, ठीक है। जो सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए दोस्तों, आज से हम लोगों का प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुआ है SSC GD के लिए और SSC CHSL के लिए और MTS के लिए। ये क्या हुआ है, प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने लॉन्च किया है, ठीक। जो इसी पे आपको GK भी मिलेगा, GK GS, मैथ भी मिलेगा और रीजनिंग भी मिलेगा और हिंदी भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों।
तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।